नमस्कार, हमारे सांकेतिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे साथी दीपाली। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के जाजपुर में 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। परिवारवाद और इसका पोषण करने वाले राजनीतिक दलों पर पीएम ने जमकर साधा निशाना। कहा, फैमिली फर्स्ट की नीति पर चलते हैं परिवारवादी, जबकि मोदी की नीति है नेशन फर्स्ट। तेलंगाना दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। हैदराबाद नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। इस बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र में पर्यटन के साथ साथ आर्थिक गतिविधि और उद्योगों को भी मिलेगा बढ़ावा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के बेलगावी में बूथ कार्यकर्ता समावेश सम्मेलन में जमकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष ने कभी भी देश की क्षमता पर नहीं रखा विश्वास। भारत के नौजवानों को विकसित भारत के संकल्प से पीएम मोदी ने जोड़ा। भारतीय आस्था और परंपरा पर विपक्ष के रवैये पर भाजपा हमलावर। हिंदू आस्था को लज्जित करने की दी सलाह। कांग्रेस पर दुनिया भर में भारत की पहचान को बदनाम करने का लगाया आरोप। ममता सरकार को हाईकोर्ट से झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने का दिया आदेश। राज्य में हालात से परेशान कलकत्ता उच्च न्यायालय जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने भी दिया इस्तीफा। भाजपा में शामिल होने की अटकलें। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार और सुनील शर्मा को दिलाई गई मंत्री पद की शपथ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के चंडीखोल में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने राजद प्रमुख लालू यादव का नाम लिए बिना उनके आपत्तिजनक बयान पर कड़ा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन परिवार प्रथम की नीति पर चलता है, जबकि मोदी की नीति राष्ट्र प्रथम है। इन्होंने अपने बच्चों के लिए ही महल बनाए हैं, जबकि मोदी ने अपने गरीब से गरीब परिवार के बच्चों के लिए पक्के घर बनाए हैं। परिवारवादियों ने सत्ता में रहते हुए अपने परिवार की गरीबी हटाई है। मोदी के सेवा काल में 25 करोड़ परिवारजनों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है। इसलिए मैं कहता हूं साथियों, इसलिए मैं कहता हूं, मेरा भारत, मेरा परिवार, देश का हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर बहन बेटी कह रही है, मैं हूं मोदी का परिवार। ओडिशा दौरे से पहले तेलंगाना दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगारेड्डी में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने बीआरएस और कांग्रेस दोनों को एक जैसी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया को ये पता है कि बीआरएस और कांग्रेस के बीच घोटाला बंधन बहुत मजबूत है। उन्होंने तेलंगाना की लूट में दोनों पार्टियों को एक दूसरे को कवर फायर देने का आरोप लगाया। इस दौरान पीएम मोदी ने परिवारवाद और इसका पोषण करने वाले राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा
कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक जहां जहां परिवारवादी पार्टियों का राज है, वहां पर परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हो गया। जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार है सत्ता पर कब्जा करने की छूट? वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है। आपको जान करके खुशी होगी, आप जिस मोदी के परिवारजन है ना, इस परिवार का सर कभी झुकने नहीं दूंगा मैं। गुजरात में और दिल्ली में आकर मुझे जो भी लोग गिफ्ट देते हैं, यहां कोई शाल पहना देता है, कोई मूर्ति दे देता है, ये जो कुछ भी मुझे मिलता है ना, उसकी नीलामी की है, सत्कार्य के लिए की है। इसलिए लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके नीलामी में हिस्सा लिया। और ये आपका सेवक वो क्या करता है? अब तक करीब करीब 150 करोड़ रुपया ये लोगों की सेवा में लगा दिए हैं। दोस्तों, अगर मैं भी परिवारवादी होता तो ये सब ले जाता और कोई पूछता ही नहीं। वो कहते भाई मंच पे दिया था, वो तो उनका है। मैंने इसको भी आपकी सेवा में अर्पित कर दिया है। इन परिवारवादियों ने अपने परिवार के लिए कोठियां बनाई, अपने परिवार के लिए महल बनवाए, शीश महल बनवाए। मोदी ने आज तक अपने लिए भी एक घर तक नहीं बनाया। उल्टा मोदी तो देश के गरीबों के पक्के घर बनवा रहा है। अब तक 4 करोड़ घर बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के संगारेड्डी में लगभग 7,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कई प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र में पर्यटन के साथ साथ आर्थिक गतिविधि और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया। पीएम ने प्रधानमंत्री हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इसे नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को और बेहतर करने के लिए हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर स्थापित किया है। सेंटर से हैदराबाद और तेलंगाना को एक नई पहचान मिलेगी। इससे तेलंगाना के युवाओं के लिए एविएशन सेक्टर में नई उड़ान के रास्ते खुलेंगे। इससे देश में एविएशन स्टार्टअप्स को रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, मजबूत धरातल मिलेगी। आज भारत में जिस तरह एविएशन सेक्टर नए रिकॉर्ड बना रहा है, जिस तरह पिछले 10 वर्षों में
देश के एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है। जिस तरह इस सेक्टर में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं, इन सभी संभावनाओं के विस्तार में हैदराबाद का यह आधुनिक संस्थान अहम भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने घाटकेसर लिंगमपल्ली से मौला अली सनत नगर के बीच पहली MMTS ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन सेवा पहली बार हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर क्षेत्रों में लोकप्रिय उपनगरीय ट्रेन सेवा को नए क्षेत्रों तक बढ़ाएगी। तेलंगाना में रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन और दोहरीकरण का काम भी तेज गति से हो रहा है। सनत नगर मौला अली रूट पर दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ 6 नए स्टेशन भी बनाए गए हैं। आज यहां से घटकेसर लिंगमपल्ली के बीच MMTS ट्रेन सर्विस को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इसके शुरू होने से अब हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई और इलाके आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इससे दोनों शहरों के बीच ट्रेन यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने विशेषज्ञों से परियोजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना स्थित सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। बताया जाता है कि ये 191 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ श्रद्धालु प्रतिदिन देवी की पूजा अर्चना करते हैं। पीएम मोदी ने महाकाली के मंदिर में देशवासियों की खुशहाली की कामना की। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग दिखावे के लिए मंदिर जाते हैं और भारतीय आस्था का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की आइडेंटिटी को बदनाम करना इंडी गठबंधन का काम है। कांग्रेस पार्टी के लोग दिखावे के लिए जाते हैं मंदिर में और भारतीय आस्था, भारतीय ईश्वर की पद्धति, हमारे संस्कार, इन सबों का अपमान करते हैं या खामोश रहते हैं। यह है बड़ा सवाल। इसलिए इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। तो क्या कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी किसी हद तक जाएंगे? भाजपा ने डीएमके के नेताओं द्वारा सनातन धर्म पर की गई विवादित टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राम को शत्रु बताना हिंदू भगवानों का अपमान है। उन्होंने डीएमके से सवाल किया कि क्या वो किसी अन्य धर्म के ईश्वर के बारे में इस तरह के बयान देने की हिम्मत कर सकते हैं। पूछ रहा हूं डीएमके से और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से, राम को दुश्मन बताना, क्षमा करें ये शब्द मेरे नहीं है, तो क्या आपकी हिम्मत है कि अन्य पंथों के ईश्वर के बारे में इस तरह की आप अपमानजनक टिप्पणी कर सकते हैं और आपको करने दिया जाएगा? कृपया करके हिंदू सेंटिमेंट को इस तरह से अपमानित नहीं करें, हिंदू आस्था को इस तरह से लज्जित नहीं करें, यह हम कहना चाहेंगे।
और संदेश खाली मामले पर कोलकाता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने आज संदेश खाली की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शेख शाहजहां समेत कुल 3 जांचें सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को अन्य दस्तावेजों के साथ आज ही सीबीआई को सौंपा जाएगा। भाजपा के हाईकोर्ट के इस फैसले की सराहना करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को आड़े हाथों लिया। ऑनरेबल कोर्ट ने एक तमाचा दिया है पश्चिम बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और हम इसको सराहना करते हैं क्योंकि इसका बहुत गंभीरता से इंक्वायरी होना चाहिए कि ये नोटोरियस क्रिमिनल जो शेख शाहजहां को ममता बनर्जी ने नेता बनाया। हर किस्म की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, गाय तस्करी, मानव तस्करी से लेकर रोहिंग्या को बसाना, सब में इसका रोल है। उसके साथ साथ महिलाओं के साथ बलात्कार, मोलेस्टेशन, जो लैंड को ले लेना, जमीन को हड़प लेना, सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इनको जेल के अंदर होना चाहिए। राष्ट्रीय चुनाव आयोग आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। आयोग की टीम ने इसी संबंध में पश्चिम बंगाल का दौरा कर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग सी विजिल सिटीजन्स वी विजिलेंट नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा है। अगर चुनाव से जुड़ी किसी भी तरह की अनियमितता या हिंसा की बात हो तो यूजर्स इसके जरिए रिपोर्ट कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस तरह की किसी भी शिकायत पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति शिकायत हो रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है, अगर कहीं कोई हिंसा की तैयारी हो रही है, कहीं कोई पैसा बांटने की तैयारी हो रही है, लिकर की तैयारी है, ड्रग्स की तैयारी है, इरेगुलर टाइम में कैंपेनिंग हो रही है, तो इस एप्लीकेशन से या तो लिखकर या तो फोटो खींचकर हमें भेज दें। जहां से भी भेजा गया वहां का लोकेशन हम खुद से ले लेंगे, उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से, और विद इन 100 मिनट्स हमारी टीम जांच की वहां पहुंचेगी, जांच करेगी, एक्शन लेगी और ये बताएगी भी कि क्या बात सही थी, पार्शियली सही थी और उस पर क्या एक्शन लिया गया। लंबे इंतजार के बाद लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो गया। सीएम योगी की मौजूदगी में 4 मंत्रियों ने राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, भाजपा के दारा सिंह चौहान, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अनिल कुमार और साहिबाबाद से भाजपा विधायक सुनील शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चारों नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री योगी ने नवनियुक्ति मंत्रियों को पुष्प भेंट किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नए मंत्रियों को बधाई देते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार में आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारते हुए विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। और दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में डाक कर्मयोगी सफल क्रियान्वयन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान ने एक विशेष आवरण का विमोचन करने के साथ ही 25 नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत भी की। उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने वाले डाक कर्मयोगियों को सम्मानित किया। हमारे संवाददाता ग्रीश निशाना से खास बातचीत करते हुए संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान ने बताया कि देश में
5,400 नए पोस्ट ऑफिस खोले गए हैं। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने मंगलवार को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में डाक कर्मयोगी के दूसरे चरण के पूरे होने पर आयोजित एक समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने डाक कर्मयोगियों पर एक विशेष आवरण का विमोचन किया और इसके साथ ही 25 नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत की। डाक कर्मयोगी करीब 4.5 लाख से ज्यादा ग्रामीण डाक सेवकों और डाक विभाग के कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने का एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आज हम सबके लिए खुशी का अवसर है कि पूरे भारतवर्ष में किसी एक विभाग ने डाक कर्मयोगी का प्रोजेक्ट को सफल कार्यान्वित करके ऐसा समारोह करने के लिए हमारा विभाग ने पहल की है। हमारे विभाग के करीब 4.5 लाख से अधिक कर्मयोगी को हमने ये ट्रेनिंग दिया है। ट्रेनिंग के बाद जैसे आपने देखा कि जिन्होंने अच्छा किया है उनको अवार्ड भी दिया है और हमने एक प्रतिबद्धता दिखाई जनता के प्रति, जो मोदी जी चाहते हैं कि देश में सिटीजन सेंट्रिक सेवाएं हैं। इस मौके पर केंद्रीय संचार राज्य मंत्री ने पिछले 10 वर्षों में देश में डाक नेटवर्क को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब पोस्ट ऑफिस बंद हो रहे थे, लेकिन हाल के समय में देश में 5,400 नए पोस्ट ऑफिस खोले गए हैं। एक समय था कि जब इस देश में ऐसा समय आया कि करीब 660 से अधिक पोस्ट ऑफिस को बंद किया गया, जबकि एक ऐसा ट्रस्टवर्दी नेटवर्क है जिसके कारण हम और अधिक सेवाएं और प्रॉम्प्ट सेवाएं दे सकते हैं। तो हमारे विभाग ने अभी 5,400 से अधिक पोस्ट ऑफिस नए खुले और 5,000 खोल रहे हैं। और वैसे एरिया में जहां नॉर्थ ईस्ट एरिया हो, जहां LW एरिया है, जहां आइलैंड हो, जहां डिस्ट्रिक्ट हो, ऐसे एरिया में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री ने कहा कि डाक विभाग नई प्रौद्योगिकी अपनाकर लोगों को सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान अनवरत कार्य के लिए डाक कर्मियों की सराहना की। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 सर्कल के डाक कर्मयोगियों, मुख्यालय की टीम और PTC वडोदरा के सदस्यों को भी सम्मानित किया। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। आगामी 2024 आम चुनाव को लेकर देश में खासा उत्साह का माहौल है। कुरुक्षेत्र में पहली बार वोट देने वाले देश के युवा मतदाता भी अपने मतदान के अधिकार को लेकर सजग और जागरूक नजर आ रहे हैं। मेरा पहला वोट देश के लिए शीर्षक गीत युवा मतदाताओं को प्रेरित कर रहा है। मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान में देश की शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बेहद उत्साहित हैं। वोट जो है हमारे पास एक ऐसा अधिकार है, हमारे पास एक ऐसी ताकत है जिससे हम पूरे देश को बदलने की ताकत रखते हैं। पहला कर्तव्य अपने वोट को समझें और देश के प्रति अपने आप को जागरूक करें। धन्यवाद। इस साल 18 साल की पूरी हो चुकी हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपना वोट अपने देश की उन्नति के लिए दे सकती हूँ, जिसका मुझे वर्षों से इंतज़ार था कि मैं अपना एक राजनीतिक नागरिक होकर अपने देश को सफल बना सकूँ और इसमें मेरा योगदान इस साल रहेगा। मुझे ये बहुत सौभाग्य प्राप्त होगा कि इस बार प्रथम बार मैं अपना वोट दूंगी और मेरी ये आशा है और मैं ये पूरे रूप से आशा करती हूँ कि मेरा जो वोट है उसका अच्छे तरीके से प्रयोग हो और जो भी आने वाली सरकार है और सरकार को बनाने में कहीं ना कहीं मेरा वोट भी सहायक हो। मेरा मत मेरा अधिकार, करती हूँ डंके पे चोट, मैं भी दूंगी अपना वोट, 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 मैं भी दूंगी अपना वोट। उंगली पर काला टिक्का हम सब लगवाएंगे, उंगली पर काला टिक्का हम सब लगवाएंगे। हम वोट डालकर लोकतंत्र को सफल बनाएंगे, हम वोट डालकर लोकतंत्र को सफल बनाएंगे। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यही अनुमति दें। नमस्कार।